7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला लॉन्च किया। एक ही दिन में उन्होंने 5,000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर छोड़ दिए। Israel says its troops in Gaza are engaged in face-to-face combat with fighters from Hamas. Hamas militants are targeting civilians, taking more than 100 hostage, including children, grandmothers, and young people. A massive terrorist attack that is gunning down Israeli civilians in their towns, in their homes, and as we've seen so graphically, literally dragging people across the border with Gaza, including a Holocaust survivor in a wheelchair, women and children. और 22 इजराइल टाउन्स और आर्मी बेस में घुस गए। इस हमले में 1500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और अब हमास ने इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स को बंदी बना लिया है। इजराइल के ऊपर का ये अटैक बीते हुए 50 साल में सबसे खतरनाक हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने फॉर्मली वॉर डिक्लेयर किया है, पहली बार आफ्टर 1973। ये वॉर एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को फिर से क्रिएट कर सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने किया था, क्योंकि इसमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर प्लेयर शामिल हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। और जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ, अगर ये वॉर और बढ़ जाता है तो इसका सीरियस असर हो सकता है इंडिया और दुनिया की इकोनॉमी पर। तो आज हम समझेंगे हमास क्या है और वो क्यों इजराइल पर अटैक कर रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या रोल है, ये वॉर दुनिया की इकोनॉमी को कैसे डिसरप्ट कर सकता है और इस वॉर का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा। हम सबको पता है कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर 1948 से चल रहा है। 75 ईयर्स, 6 वॉर्स और 2 अपराइजिंग्स के बाद भी ये वॉर जारी है। इसकी वजह समझने के लिए अगर आप इस मैप को देखें तो इजराइल का मैप 1948 से कई बार बदल चुका है। आज इजराइल का मैप ऐसा है जिसमें 3 हिस्से हैं, इजराइल, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। मिडल ईस्ट के सारे देश इनिशियली इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने इजराइल को एक राष्ट्र मान लिया और पीस ट्रीटीज और ट्रेड एग्रीमेंट भी शुरू किया। तो जब इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई जैसे देश ने इजराइल के साथ फाइटिंग स्टॉप की और ईरान, कतार और कई अरब नेशंस पैलेस्टीनियन स्टेट के सपोर्टर बने और इस वॉर में उन्हें मदद कर रहे हैं। हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है और ये वो लोग हैं जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अब हम डिटेल्स में जाते हैं और समझते हैं हमास क्या है, उनका इजराइल को अटैक करने का क्या कारण है, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है और इस वॉर का ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। 1993 में शुरू हुई इस कहानी में पैलेस्टीनियन को इनिशियली PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता था, जो 1993 तक इजराइल के खिलाफ लड़ा। लेकिन कई हार और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के बाद PLO ने इजराइल के साथ पीस नेगोशिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत इजराइल और PLO ने पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस के लिए वेस्ट बैंक और गाजा में एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया। इजराइल ने PLO को पैलेस्टीनियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया और PLO ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी मान लिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, हमास, जो कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था इजराइल के खिलाफ, उसने इस पीस प्रोसेस का पूरी तरह से अपोज किया और इजराइल पर सुसाइड बॉम्बिंग्स और टेरर एक्ट्स करके हमले भी किए। यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। 2007 में PLO और हमास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हमास ने गाजा स्ट्रिप कंट्रोल कर लिया, जबकि PLO ने वेस्ट बैंक में कंट्रोल रिटेन किया। गाजा के 16 इयर्स के ऑक्यूपेशन में ये एरिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड के नीचे था इजिप्ट और इजराइल के द्वारा। गाजा में कंडीशन इतनी खराब है कि वहाँ 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अधिकांश लोग गरीबी के नीचे हैं और 53% लोगों को फूड सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। गाजा को सिर्फ 12 घंटे तक बिजली मिलती थी
और अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल ने फिर से गाजा को बिजली देना भी बंद कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि हमास को चलाने के लिए हमास के पास पैसा नहीं है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि अगर हमास इतना गरीब है तो फिर इतना बड़ा हमला कैसे कर रहा है। यहाँ पर आता है अरब कोल्ड वॉर का असर। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ईरान हर साल $100 मिलियन हमास को बेचता है। ईरान सिर्फ पैसे ही नहीं बेचता बल्कि हमास को अपने टेक्नोलॉजी से रॉकेट बनाने में भी मदद करता है। हमास के लीडर ने खुद रिवील किया है कि ईरान ने उन्हें मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए $17 मिलियन दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान हमास को क्यों फंड करता है और इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर क्यों लड़ा जा रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी होगी। पहला, सऊदी ईरान रिलेशनशिप, देन ईरान इजराइल रिलेशनशिप और सऊदी हमास रिलेशनशिप। शुरू करते हैं ईरान सऊदी रिलेशनशिप से। यहाँ मिडल ईस्ट के कोल्ड वॉर का असर साफ दिख रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मिडल ईस्ट के सबसे बड़े देश हैं, लेकिन दोनों ही मुस्लिम देश हैं। ईरान को शिया मुस्लिम डोमिनेट करते हैं जबकि सऊदी अरेबिया को सुन्नी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। ये रिलीजियस फ़र्क इनके कॉन्फ्लिक्ट्स का मूल कारण है। अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट के और देश भी हैं, या तो शिया मेजॉरिटी के साथ ईरान को सपोर्ट करते हैं या फिर सुन्नी मेजॉरिटी के साथ सऊदी अरेबिया को। इसके नतीजे में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और बहरीन एक टीम में है, जबकि ईरान, इराक दूसरे टीम में है। फिर है वो देश जो दोनों के बीच में है, जैसे यमन, सीरिया और लेबनान, और इस बीच में है इजराइल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट सऊदी एंड ईरान दोनों देश खुद को एज द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड देखते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये वॉर सिर्फ रिलीजन का नहीं है, बल्कि कौन ज़्यादा ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करता है और किसका इन्फ्लुएंस दोनों देशों में से ज़्यादा है इन द रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट। तो ये स्टोरी है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच के कोल्ड वॉर की। अब जब हमने समझ लिया है सऊदी ईरान रिलेशनशिप को, चलिए समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जो है ईरान इजराइल रिलेशनशिप। इस कहानी में आपको सरप्राइजिंग होगा कि ईरान एक्चुअली द सेकंड मेजर कंट्री इन द अरब इस्लामिक वर्ल्ड है जिसने 1950 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री, जबकि बाकी सभी अरब देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन एज अ कंट्री नहीं दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी, जो वेस्ट के कंट्रोल में थे, जस्ट लाइक अ पपेट। लेकिन 1979 में शाह का रेजीम गिराया गया और आयतुल्ला खोमेनी सत्ता में आए, जो कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ थे। तो उन्होंने इजराइल को देश मान लेने से इनकार किया। सो बेसिकली ईरान का एक प्रो वेस्ट लीडर था जो अब नहीं है। एज अ रिजल्ट ईरान इज नाउ अगेंस्ट इजराइल। इससे आते हैं हम तीसरे पॉइंट, सऊदी हमास रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हॉट एंड कोल्ड रहा है। जब हमास एक सुन्नी ग्रुप था तब 1980s में उनका सऊदी अरेबिया के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन जब हमास ने ईरान के साथ रिश्ता बनाया तो उनका रिश्ता सऊदी अरेबिया के साथ बिगड़ गया। सो सऊदी एंड हमास इनिशियली क्लोज थे, बट अभी ईरान के कारण वो अभी क्लोज नहीं है। तो अभी सवाल है कि क्या सऊदी अरेबिया इजराइल का खास दोस्त है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया इजराइल का अलाय नहीं है और उनका कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट, इजराइल का सऊदी एंड ईरान के साथ बैड रिलेशन है, यूएस का सऊदी के साथ अच्छा रिलेशन है मगर ईरान के साथ बैड रिलेशन है, एंड हमास इज गुड विथ ईरान बट नॉट सो गुड विथ सऊदी अरेबिया। अब आते हैं 2023 में, और अभी बड़ा सवाल यह है कि ईरान इजराइल के खिलाफ वायलेंस को फंड करके क्या अचीव करेगा। पिछले 3 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ने अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच 26 ईयर्स के बाद पहली बार एक पीस डील हुआ, जिसे अब्राहम एकॉर्ड्स कहते हैं। ये पूरा डील यूएस के मीडिएशन में हुआ था। इस डील ने इन देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए और इसमें कमिटमेंट थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और ट्रेड, टूरिज्म और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के लिए।
इसके बाद इसराइल का अगला कदम था सऊदी अरेबिया के साथ पीस स्थापित करना, और 22 सितंबर 2023 को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनका देश अब सऊदी अरेबिया के साथ पीस के कगार पर है, क्योंकि यूएसए और इजराइल अपनी पीस डील को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे थे और सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डील साइन करने वाले थे। अब आप समझिए कि टॉपिक कहाँ जा रहा है। अगर यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और बहरीन जैसे यूएसए के अलाइज और दोस्त बन जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनका बढ़ेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड भी बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग टाइज तक पहुंचेगा, और इसका मतलब होगा सऊदी अरेबिया पावरफुल हो जाएगा और ईरान को आइसोलेट किया जाएगा। यह डील इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस डील को द डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जा रहा था। लेकिन अब जब हमास ने इजराइल को अटैक किया और इजराइल ने पैलेस्टीन पर हमला किया तो इस वायलेंस ने सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच के पीस टॉक्स को बिगाड़ दिया। अगर देखें कि सऊदी अरेबिया ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट में कहा गया है कि किंगडम ने एक भयानक सिचुएशन की वार्निंग दी है जो कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन और पैलेस्टीनियन पीपल के लेजिटिमेट राइट्स का डिप्रीवेशन के कारण हुआ है। और एक सऊदी अरेबिया एक्सपर्ट ने कहा है कि ये स्टेटमेंट ये दिखाने के लिए है कि किंगडम नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करने के बजाय पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तो लगता है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच के पीस टॉक्स फार फ्रॉम रियलिटी है। सो इसी तरह से ईरान ने अपना मकसद पूरा किया है जिससे वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच के पीस टॉक्स को डिरेल कर सके। अब आते हैं अगले सेगमेंट पे। इस वॉर का इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा। सबसे पहला असर जो सबसे डेंजरस है वो है ऑयल शॉक, क्योंकि जब ये पहली बार हुआ था तो इंडिया और दुनिया के लिए ये एक बहुत डरावना था। सो जो लोग नहीं जानते, 50 इयर्स पहले अक्टूबर 1973 में एक सिमिलर अटैक इजराइल पर हुआ था जिसे अरब नेशन ने सपोर्ट किया, और जैसे आज है वैसे ही तब भी यूएसए ने इजराइल को आर्म्स सप्लाई किए थे जिससे अरब को गुस्सा आया, और अरब्स इतने गुस्से में आए कि उन्होंने 1974 में ऑयल की प्राइस को $3 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट $12 बैरल तक बढ़ा दिया। इससे पूरी दुनिया में रिसेशन हुई थी। तो बस रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ये भी इन्फ्लेशन और दुनिया के इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, इंडिया का ट्रेड इजराइल के साथ फाइनेंशियल ईयर 23 में $10.7 बिलियन तक है, और ये ट्रेड सीरियसली प्रभावित हो सकता है अगर कुछ डिसरप्शन हो जाता है इजराइल के 3 पोर्ट्स पर, हाइफा पोर्ट, अशदूद पोर्ट और इलाट पोर्ट। ये पोर्ट्स शिपमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और व्हीकल्स को हैंडल करते हैं, और इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड इजराइल के साथ मोस्टली इलाट पोर्ट के थ्रू होता है जो रेड सी के किनारे पर है, और फॉर्चुनेटली अब तक यहाँ पर कोई पोर्ट डिस्ट्रप्शन की रिपोर्ट नहीं है। तीसरी बात, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि G20 समिट में साइडलाइन पर लॉन्च हुआ था, उस पर भी असर हो सकता है। ये कॉरिडोर 2 अलग रूट से बना था, ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ता है, और नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ता है। इस प्लान में इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच में एक रेलवे भी शामिल थी, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये प्लान्स डिले या कैंसिल हो सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हमास और इजराइल का इंडियन इकोनॉमी पर इतना असर नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे एक्टर्स जैसे ईरान, हिजबुल्ला और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अरब कंट्रीज़ के साथ हेवीली प्रभावित होंगे, और इससे सीधा भारत की एनर्जी सप्लाई पर इम्पैक्ट हो सकता है। और आखिर में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा तो ये ट्रेड रूट्स को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू। जो लोग नहीं जानते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान के साउदर्न बॉर्डर के पास है, यूएई और सऊदी अरेबिया के करीब, और ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 37% सी बोर्न ऑयल एक्सपोर्ट गुजरता है। और जब भी टेंशन बढ़ती है
ईरान धमकी देता है कि वो इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा और दुनिया में एक ऑयल क्राइसिस पैदा कर देगा। हकीकत में एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसीलिए दुनिया के लाइफलाइन पर कंट्रोल रखता है और उसमें बड़ी नेवल फोर्सेस के खिलाफ एक विशेष असिमेट्रिकल युद्ध करने की क्षमता है। सो अगेन दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इससे एक खतरा हो सकता है। ये थी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। और इस केस स्टडी से आप कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरह करंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट कर रहा है ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड ऑन इकोनॉमी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप you like this video and please subscribe our channel and stay tuned for more captivating stories in world of business and beyond.